तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान 360। तो मैं आपका कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो अगर आप नए हैं अपने चैनल पे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम अपनी पहली इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी आज 2 जून है और आज जेईई एडवांस है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो कल से यानी कि 3 जून से जो अभी जोसा काउंसलिंग वगैरह होती है, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को NIT, ट्रिपल IIT, GFTI या फिर IITs में जो भी एडमिशन लेना है तो वो जोसा के थ्रू होता है। तो उसकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रही है 3 जून से। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, उन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो कहाँ से बनेंगे, कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप भी देख सकते हो। और उसका जो भी मतलब जैसे जो ये काउंसलिंग है ये कितने राउंड की होती है, कैसे कैसे राउंड होते हैं, मतलब कितने पीरियड के राउंड होते हैं, एंड उनमें मतलब जैसे कोई सीट मिल जाती है तो कैसे क्या करना होता है, फ्रीज करना रहता है, फ्लोट करना रहता है, फिर क्या करना रहता है, एंड पेमेंट्स कब होती है। और पेमेंट अगर मान लो किसी एक NIT में हो जाती है, दूसरी में फिर आपका नंबर आ जाता है, तो फिर वो पेमेंट का क्या सिस्टम रहेगा। तो ये सारी मैं डिटेल्स, मतलब जो भी आपकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है अराउंड जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी मैं सारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके शेड्यूल से, जो भी जोसा का शेड्यूल है। तो जो भी आपको जैसे पता है कि आज जो स्क्रीन में दिख रही है, जैसे आज 2 जून को जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा और कल यानी कि 3 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जोसा के। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है रजिस्ट्रेशन की वो 3 जून से 12 जून के बीच है। मतलब 3 से 12 जून में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम वो भी आपको बताएंगे, पहले एक बार डेट्स देख लेते हैं। 3 से 12 जून के बीच आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके इन्हीं डेज के पीरियड में आपके पास दो मॉक सीट अलोकेशन रहेंगे। मतलब मॉक सीट अलोकेशन 1 और मॉक सीट अलोकेशन 2, मतलब बेस्ड ऑन दी जिन्होंने जिन कैंडिडेट्स ने, जैसे मान लो ये 9 को होगा तो 8 तक जिन्होंने भी अप्लाई कर लिया है, जिन्होंने भी अपनी जो भी NITs वगैरह या IITs वगैरह को फिल कर ली है, तो उसके बाद उसके मॉक टेस्ट मतलब मॉक सीट अलोकेशन होगा बेस्ड ऑन दी सीट्स फिल्ड। फिर उसके बाद जो भी 10th है उस 10th को होगा। एंड जो भी जो वैलिडेशन वगैरह है, जो भी आपको मान लो 3 से 12 तक हो जाते हैं तो उसका जो वैलिडेशन प्रोसेस है वो 13th को होगा। तो इसमें क्या है, अब जैसे हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, मान लो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए जो हम बताएंगे, वो आपको साथ रखने हैं, वो ही अपलोड होंगे। एंड वो ही जो भी आपका मान लो NIT में या फिर नंबर आता है या फिर सीट अलोकेट होती है, तो उस टाइम पे आपको जाके या फिर ऑनलाइन वगैरह जब भी आप सीट अगर फिक्स करते हो तो वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे वो। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको josa.nic.in पे जाना है। मतलब कल से जैसे ये स्टार्ट होगा आपको ऑनलाइन चेक कर लेना है कि कब स्टार्ट हो जाएगा। फिक्स डेट मतलब फिक्स टाइम कुछ नहीं है, कल पर हो जाएगा। तो आपको josa.nic.in पे जाना है। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन है, ये हाउ टू रजिस्टर फॉर अ जोसा यहाँ पे है। तो इसमें क्या करना है, जैसे एक मतलब कैंडिडेट प्रोफाइल रहेगी, उसमें आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए चूज कर लेना है। एंड इसमें आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो आपका जो जेई मेन, जैसे आप जेई मेन का कर रहे हो तो जेई मेन का जो एप्लीकेशन नंबर है, मतलब जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें एक एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, वो आपको एक मतलब रोल नंबर कह देते हैं जिसको, तो वो आपको रखना है। एंड उसका जैसे अपना एडमिट कार्ड कह देते हैं वो भी आपको अपने साथ ही रखना है। उसके साथ साथ जैसे सबसे पहला क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करना है। उसके बाद जो आपकी कुछ डिटेल्स भरने के लिए कहेगा वो, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर या फिर रोल नंबर आपका जेई मेंस वाला, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मदर्स नेम एंड कैंडिडेट्स नेम। तो ये सारे आपको फिल अप करनी है डिटेल्स। उसके बाद आप फिल अप करने के बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको एक्टिव रखना है। एंड जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वाइल अप्लाइंग फॉर दी जेई मेंस, तो उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपने रजिस्टर किया होगा मेल आईडी से, तो वही आपको OTP वगैरह जाएगा नंबर एंड मेल आईडी दोनों पे, तो वहां से आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको पासवर्ड जरूर क्रिएट करना है। पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना है जो आपको ये भी जब भी जोसा की काउंसलिंग रहे या उसके बाद तक भी, मतलब 5-7 दिन बाद तक भी आपको वो पासवर्ड याद रहना चाहिए। तो यहाँ से आपको कैंडिडेट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी मान लो अगर आप मान लो आज आपने 2 सीट फिल कर दी, फिर आप कल आते हो तो वहीं से आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि
जो भी रिडायरेक्टेड टू जोसा को, मतलब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका जो जोसा का मेन जहाँ पे सारी एनआईटीज या फिर सारी जो भी कॉलेजेस है वो लिस्ट डाउन होंगे, वहाँ पे आप जाके चले जाओगे उस पोर्टल पे। तो वहाँ से आप वही सेम एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट कराया उससे लॉगिन करोगे, तो ओटीपी आएगा एंड उसके बाद आपको वो लॉगिन कर लेगा। तो ये सारी थी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। एंड अब हम जान लेते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। जैसे आपने देखा कि मॉक सीट एलोकेशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे आपका एक्चुअल राउंड रहे, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं ना, एक तो मान लो फाइनल जेई मेंस का पेपर हो गया, एक मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, मतलब एज इट इज सेम होता है। जो भी मेन है अपने उसके कंपैरिजन में बिल्कुल सेम रहता है। बस आपको ये आइडिया दिलाता है कि ऐसे आगे प्रोसेस चलेंगी ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं वो मिनिमाइज हो सके। ऐसे यहाँ से जो राउंड वन है वो 14 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब आपसे 3 से 12 तारीख तक आपका पूरा डेज का पीरियड है। आप यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। एक क्वेश्चन रहता है कि मान लो जैसे स्पेशल राउंड या रहते हैं, जो 2 स्पेशल राउंड होते हैं, तो उनके लिए यही सीट काम आती है या नहीं, तो ये नहीं है। उसके लिए अलग से आपको जो भी जब भी स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा तो वो यहाँ पे आपको स्टार्ट, मतलब दोबारा से फिलअप करनी पड़ेगी सेम प्रोसेस। और आपको मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं वर्किंग हूँ एयरटेल कंपनी में, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये सारी प्रोसेस में गुजरा हुआ हूँ, तो इसलिए आप लोगों को मैं कन्वे करा रहा हूँ। तो राउंड वन 14 जून को होगा, इसका रिजल्ट आएगा जून 14 से 18 के बीच। जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरीज, तो जैसे इस 14 को रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो उसके बाद आपको मतलब प्रोसेसेस क्या रहती है। अगर आप सीट अलोकेट होती है, आप अगर अलोकेट नहीं होती है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आपको सीट अलोकेट होती है तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो फ्रीज, फ्लोट और एक फिक्स वाला रहता है, जहाँ पे आपको सीट फिक्स करनी रहती है। मतलब अगर आपने फिक्स कर दिया तो आपको वो ही सीट फिक्स हो जाएगी, और आपका आगे के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन है उससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब वही सीट आपको फिक्स हो जाएगी। तो आपको भरते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मतलब रैंक ऑर्डर रहेगा वो सबसे पहले आपका ऐसा रहना चाहिए कि हाँ मेरे को इस कॉलेज में जाना, तो वो सबसे ऊपर जाएगी। हाँ मेरे को इस कॉलेज की, इस एनआईटी या इस ट्रिपल आईटी या इस जीएफटी या इस आईआईटी में जाना है, इस स्टेट की, तो वो आपके सबसे ऊपर की रैंकिंग रहे, क्योंकि वो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो ऊपर से ही स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ऐसे ही राउंड टू रहेगा ये 25 तक। अब इसमें मान लो राउंड वगैरह रहते हैं, ये एंड होंगे अपने, लास्ट जो राउंड रहेगा वो 16 जुलाई को रहेगा, जिसको जुलाई 28 तक आपको ये एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए है, जो आपको जुलाई 28 तक फी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, मतलब पूरी प्रोसेस के लिए। अब मान लो इसमें फी पेमेंट का क्या रहता है, जैसे बहुत का डाउट रहता है कि मान लो आपको एक एनआईटी मिल गया, अब वहाँ पे आपको फी पेमेंट वगैरह या फिर एडमिशन वगैरह कराना पड़ेगा, तो फीस क्या रहती है। तो आपको जो कैटेगरी वाइज फीस रहती है एक सेमेस्टर की, या फिर कुछ जो भी मतलब क्राइटेरिया रहता है कॉलेज वाइज, तो वो आपको वहीं पे जाके या फिर ऑनलाइन जाके फीस सबमिट करानी पड़ेगी। फीस नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाती है, नेट बैंकिंग या फिर जो आपके मोस्टली नेट बैंकिंग के थ्रू रहती है। और आपका जो भी वो निकलता है, जो भी पेमेंट सक्सेसफुल का, तो वो आपका ट्रांजैक्शन जो स्क्रीनशॉट वगैरह रहता है वो आपका अटैच होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये जुलाई 28 तक हो जाएगा, जो भी आपके 7 राउंड है, फाइनल राउंड जो रहेंगे। इसके बाद अगर सीट्स वगैरह बचती हैं प्रत्येक एनआईटी में, जो बचती ही है, तो उसके बाद 2 स्पेशल राउंड होंगे, जो इसके लिए आपको अलग से भरना पड़ेगा, जो भी फॉर्म वगैरह रहेगा। ये आ गया उसका। तो आपकी जो फीस रहेगी, अगर मान लो एक इंस्टीट्यूट में आप फीस भर देते हो, अगर आपको मान लो आपने फ्लोट कर दी सीट, मतलब मान लो ये मैंने फिक्स, फ्लोट का मतलब है ये सीट फिक्स होगी और मैं आगे के लिए भी अप्लाई करूँ, कि अगर मेरी आगे कोई नहीं मिलती है तो ये फिक्स ही रहे मेरी, तो ये रहती है फ्लोट का मतलब। तो आपको वो मान लो फ्लोट कर दी तो आपको फीस बढ़ दी, अगर मान लो आपको उसके बाद कोई और इंस्टीट्यूट या कॉलेज मिल जाता है, तो आपकी वो फीस ऑटोमेटिकली उस कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगी, आपको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी राउंड्स की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, फीस वगैरह की, ये सारी प्रोसेस रही। अब इसके बाद मैं आपको आ जाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरे पास एक क्वेरा के थ्रू भी मतलब काउंसलिंग रिक्वेस्ट आती है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स की मदद ही करता हूँ कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो,
दे लेने के लिए, जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है। तो अब अपना आ जाता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड होते हैं NIT प्लस सिस्टम के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा, जो भी अपनी कैटेगरी होती है, मान लो मैं जनरल का हूँ, कोई OBC का है, कोई SC का है, कोई ST का है, कोई PWD से है, कोई EWS से है। तो उन सभी के लिए जो भी 12th की परसेंटेज मार्किंग है वो फिक्स है। उसके लिए तो आपको रहना ही पड़ता है। जैसे अभी एक डाउट आया था मेरे पास कि एक मतलब बंदा था, ST से था। तो उनका जैसे 65% कट ऑफ रहती है SC की, तो मिनिमम 12th की परसेंटेज 65% रहनी चाहिए। तो उनके बच्चे की 64.4 थी। तो वो ये बोल रहे थे कि भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि एक क्राइटेरिया तो है कि 65 होनी चाहिए। बट अगर आप अप्लाई करके देख सकते हो, मतलब वो वहाँ पे अगर आप इन एलिजिबल हो तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो शो कर देगा। तो सबसे पहला क्या चाहिए आपको, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। उसके साथ साथ जो भी आधार कार्ड, आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड चाहिए। उसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट 10th या आधार कार्ड उन्हीं से काम चल जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट की ऐसी कोई स्पेसिफिक आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ आपको जो भी 12th है उसकी मार्कशीट चाहिए। एंड जो भी आपका जेई मेन का एडमिट कार्ड है वो चाहिए। एंड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अगर आप, वो तो निकल जाता है। हालांकि एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए। एंड उसके साथ जो भी आपका जेई मेन का रिजल्ट आया है वो भी आपको चाहिए। और हाँ, आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी कम से कम 3-3 कॉपीज बना के रखनी है अपने साथ। 3-3 कॉपीज ऐसे, एक जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ सारा, एक एक तरफ, दूसरी एक कॉपी एक तरफ, तीसरी एक कॉपी एक तरफ, 3 फाइल्स वगैरह आपको बना के चलनी है। चौथी आ जाती है सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी। तो आप जैसे मान लो जनरल कैटेगरी से है, तो जनरल का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। आप SC ST OBC, मतलब NCL, मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जो जनरल EWS, इसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आपका सर्टिफिकेट ये अप्रैल 2000, जैसे 25 चल रही है, अप्रैल 2025 के बाद का रहना चाहिए। तो अगर अभी टाइम है आपका, 5-7 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। या फिर आप जो भी तहसील वगैरह में जाके थोड़े बहुत पैसे दे के वो जल्दी बना देते हैं, वहाँ से आपको बन जाएगा। या अगर आपको लेटेस्ट ही बनवा के चलना है, मतलब ताकि आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका मान लो कुछ 4-5 दिन में नहीं बनता है, तो आप पुराने से भी काम चला सकते हो, लेकिन नया वाला साथ जरूर रखना जब भी वो बन जाए। तो ये सर्टिफिकेट हो गया। अगर मान लो किसी की डिसेबिलिटी है, जो PWD से है, मान लो कितने भी परसेंट डिसेबिलिटी है, तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ साथ जो भी मतलब 40% से कम डिसेबिलिटी वाले हैं, और मतलब राइटिंग वगैरह में डिफिकल्टी होती है, तो उसका भी, मतलब जो भी आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल। उसके साथ साथ आपकी बैंक की पासबुक रहनी चाहिए, उसके चेक बुक रहनी चाहिए। ये इसलिए रहनी चाहिए होती है, मान लो आपका कोई भी रिफंड वगैरह प्रोसेस रहता है, मान लो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हो, आपको कोई सीट मिलती है, अगर आप नहीं चाहते कि वहाँ जाओ, बहुत से लोग होते हैं उनको NIT कोई बेकार मिल जाती है, मतलब लो रैंक वाली मिल जाती है, तो वो प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए वो, मतलब आपको चेक बुक या फिर जो बैंक की पासबुक है उसकी भी आपको फोटोकॉपी रखनी है, एंड वो अपलोड करानी है। इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा रहना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आएगा, और ये आपको कहाँ से करवाना है, जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उधर से। आप गवर्नमेंट के सिवा किसी और से मत कराना, बाकी में बाद में रिजेक्टेड हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट कराना, जिसमें ब्लड ग्रुप आना चाहिए, और आपकी जो भी कोई मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपका उसमें आना चाहिए। ये पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये तो आपका आधार कार्ड से ही चल जाएगा। तो ये आपकी वो सारी डिटेल्स थी जो अपनी NIT प्लस सिस्टम के लिए चाहिए। यही सेम जो अपनी IIT होती है उसके लिए चाहिए होती है। IIT के लिए सिर्फ जो आपका जो JEE एडवांस क्वालिफाइंग वाला रिजल्ट है वो आपको चाहिए होता है। अब मान लो आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे मान लो आपका इसके साथ साथ थोड़े और डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी एक मैसेज के थ्रू आपको बताता था। एक बंदे का मैसेज आया था। हाँ, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यही थी कि एक तो 10th की मार्कशीट थी, एक 12th मार्कशीट थी, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाँ, एक ये रहता कि आपको मान लो जो भी आप स्कूल से क्वालिफाई कर रहे हो वहाँ से आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेने हैं जो आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक तो 10th 12th की मार्कशीट होगी। दूसरा हो जाता है एक आपका जो भी ये
माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको टीसी कह देते हैं, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर टीसी कहते हैं, या फिर एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ये चार चीजें होती है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको टीसी कह देते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कह देते हैं, वही माइग्रेशन वाला होता है। उसके साथ साथ एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपको स्कूल ही बना के देता है। ये चार चीज़ आपको स्कूल से कलेक्ट करनी है। उसके साथ साथ जेई मेन का स्कोर कार्ड चाहिए आपको, जेई मेन का एडमिट कार्ड चाहिए, पासपोर्ट फोटो चाहिए, आप 10 कम से कम फोटो ले लेना, और सिग्नेचर स्कैन चाहिए, और आधार कार्ड वगैरह पे आधार कार्ड आपको सभी की फोटो कॉपी करानी है, जो भी आप मैंने लिस्ट बनाई बताई आपको। एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रहेगा, पासबुक का फर्स्ट पेज चाहिए, कैंसल्ड चेक चाहिए, और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, डोमिसाइल मतलब आप कहाँ के निवासी हो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब हाँ, एक और लोगों को ये आती है कि मान लो होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा क्या रहता है। होम स्टेट और अदर स्टेट में मतलब सिंपल ये नहीं कि आप अगर मान लो आप राजस्थान से हो या यूपी से हो तो आपका उधर का ही मतलब होम स्टेट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। होम स्टेट वो होता है जहाँ से आपने 12th की है। मान लो आप यूपी से हो, अगर आप 12th हरियाणा से कर लेते हो तो आपका होम स्टेट हरियाणा लगता है। जैसे मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का था, और मेरी जो 12th थी वो मेरी पलवल हरियाणा से हुई थी, तो वहाँ से मेरा जो होम स्टेट लगा वो हरियाणा लगा। उसके अकॉर्डिंग मेरा जो होम स्टेट एंड जो अदर स्टेट की रैंकिंग होती है वो अदर अदर होती है। जो भी आपकी जैसे रैंक या फिर जो हर एक कॉलेज रहता है उसमें होम स्टेट की अदर रैंकिंग जाती है, अदर स्टेट की अदर जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एडमिशन वगैरह होता है। एंड होम स्टेट का मतलब कई कॉलेजेस में कोटा भी अलग से रहता है, जैसे 15% पे। यूपी जो दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनमें अलग से डीटीयू वगैरह है, इनमें अलग से कॉलेज होता है, मतलब वो कोटा होता है होम स्टेट वालों का। तो ये होम स्टेट और अदर स्टेट का भी फंडा समझ आ गया होगा आपको। अगर मान लो अब आपको से कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट जमा किया और वो आपका गलत हो गया तो क्या रहेगा। मान लो अगर आपने कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट दिया तो आपके कौन से कैटेगरी में जाओगे, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो देखो सबसे सिंपल ये है कि अगर आपका मान लो जनरल, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, एनसीएल, ये सारे जो भी आपके पीडब्ल्यूडी से हैं, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो आपका अगर वो अ, जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाला अगर आपका सर्टिफिकेट खराब रहता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जनरल में ही आप उधर शिफ्ट हो जाओगे। जैसे जनरल पीडब्ल्यूडी यहाँ आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जनरल पीडब्ल्यूडी का तो जनरल पे हो जाएगा, मतलब इनवैलिड पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जहाँ पे सर्टिफिकेट दे रखे कि कौन कौन से इनवैलिड है। अगर बहुत पीडब्ल्यूडी एंड एससी सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी अपने आप असाइन हो जाएगी। आपने नोट भी किया होगा जब आपका रैंक या फिर जो रिजल्ट आता है उसमें आपकी कैटेगरी रैंक भी अलग रहती है और जनरल रैंक भी रहती है। तो अगर आपके रिजेक्ट होते हैं सर्टिफिकेट्स तो आप जनरल कैटेगरी में जाओगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी, जो भी अगर आपके रिजेक्ट होते हैं तो कौन सी कैटेगरी में जाओगे। हाँ, अगर आपका इस होम स्टेट या अदर स्टेट जो भी आपका ये अगर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल वगैरह होता है, इसमें हालांकि इतनी वो नहीं रहती कि सर्टि सीट कैंसिल हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये सारे आपके थे कि आपका अगर कैंसिल डॉक्यूमेंट कोई फर्जी या फिर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके कौन सी कैटेगरी में जाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सारे कैसा फॉर्मेट रहना चाहिए वो यहाँ पे आपको सारे दे रखे हैं कि इस तरह का फॉर्मेट रहना चाहिए। कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको josa.ac.in पे जाके सब कुछ देखना है, और कोई साइट प्रेफर नहीं करनी, आपको हमेशा इन्हीं साइट्स पे जाना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो भी सारे कैट फॉर्म वगैरह हैं, आप यहाँ से जैसे मान लो एससी एसटी टू जनरल के लिए फॉर्म चेंज कैटेगरी, ये सारे कैटेगरी वाइज है, आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे यहाँ पे रजिस्टर है। तो गाइज इसी के साथ जो अपनी वीडियो है तो इसको हम पॉज करते हैं, एंड उसके साथ साथ जो भी आपका डाउट्स वगैरह है, अगर आपको और भी कोई डाउट रह गया रिगार्डिंग पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जोसा काउंसलिंग एंड क्या क्या मतलब प्रोसेस रहेगी उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका और भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इस काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ रहे हैं उनको भी शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।